जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपसे बोला गया था कि पार्ट टू जल्दी ही आएगा, तो हम लेके आ चुके हैं हमारे पार्ट टू को। और इसमें हम डील करेंगे आज 9 to 16 क्वेश्चंस को। ठीक है, और ये जो है प्रैक्टिस पेपर, ये अरिहंत का ही प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है अभी। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चंस इस बार ट्रिक से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमसे कि अगर कभी भी डी ई और बी ई दो लाइंस है जो कि पैरेलल लाइंस है, किस ट्राइंगल में? ए बी सी एक ट्राइंगल था, उसके अंदर डी ई और बी सी, यानी कि ये वाली लाइन और बी सी ये वाली लाइन, ये दो लाइन पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो आपके लिए क्या दे रखा है? ए डी आपको 3 दे रखा है, डी बी आपको 4 दे रखा है और ए ई आपको 6 दे रखा है और ई सी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम थ्योरम का यूज करते हुए अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमसे क्या कहता है? तो हमसे ये कहता है कि डी ई वो हो अपॉन डी बी, इसका जो रेशो है वो ई ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। तो यानी कि बेसिकली ये कहना चाहता है 3/4 इज इक्वल टू 6 अपॉन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए सिमिलैरिटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहां रेशो सेम होते हैं। वो हो सकता है दिखने में अलग हो, दिखने में अलग का मतलब क्या होता है कि हो सकता है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हो, 3 से, 4 से, मतलब उसके सिमिलर ही चीज होगी। जैसे कि इंग्लिश में होते हैं हमारे पास सिनोनिम एंटोनियम्स। ठीक है, उसी टाइप से। तो 3/4 का ऐसा कौन सा रेशो बन सकता है जिसमें न्यूमरेटर यहाँ पर जैसे 3 है, यहाँ 6 रहे? तो ऐसा मैं 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं जो 6 बन जाए? तो यानी कि 2 है। तो उस 2 से अगर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, उसे बैलेंस करने के लिए मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये 6 बन गया, जो कि ये है। और जो यहाँ 4 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 8 हो गया। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 8 है, यानी कि हमारे लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? एबीसीडी इज इन अ ट्राइंगल। ठीक है, बना लेते हैं एबीसीडी ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, क्या कहा जाता है? एंगल बी, दिस इज एंगल बी, और ये एक और एंगल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग। सो ये बी है और इन्होंने ये बोला ये ई के बराबर है। देन उसके बाद में हम एक और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। क्या कहते हैं? एंगल एफ, दिस इज, अगर हम इसको एफ मान लेते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन? एंगल सी है। ओह सॉरी, ये सी है, ये एफ है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ए बचेगा यहाँ पर और ये यहाँ पर डी बचेगा। ठीक है, तो याद है दिस इज सी। ठीक है, ओके। और क्या बोला जाता है? ए बी जो है, ए बी वो 3 टाइम्स है इस डी के, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी ई। इसका मतलब ये है ए बी अपॉन, अगर डी ई देखा जाए तो वो एक्चुअल में एक रेशोज में है। ठीक है, अगर ये रेशो 1/1 होता तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते, बट ये कॉन्ग्रुएंट, ये रेशियो सेम नहीं होने की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो जहां जहां भी जिस भी ऑप्शन में कॉन्ग्रुएंट बोला हुआ है वो काट दीजिए। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में बोला कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं है, गलत। कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं, गलत। इसने बोला कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यहाँ भी बोला कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हमारे लिए दो ऑप्शन सही है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब ये दो ट्राइंगल है और उनको रेशोज में है और बाकी एंगल सब बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सिमिलर होंगे। तो जहां सिमिलर नहीं हो रहे वो गलत हो गया, यानी कि हमारे लिए सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमसे क्या कहता है? एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये ए बी सी हमने उसका नाम रख दिया, और ए बी लाइन के ऊपर एक डी पॉइंट है यहाँ कहीं, और ए सी के ऊपर हमारा यहाँ कहीं ई पॉइंट है। ओके, सो दिस इज डी, दिस इज ई, और इन दोनों को हमने कर दिया ज्वाइन। ठीक है, ओके। सो यूजिंग प्रॉपर्टी वही, ए डी अपॉन डी बी वो एक्चुअल में बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी के। ठीक है, ए डी, डी बी, ए ई और ई सी की वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है, विच इज क्या क्या गिवन है?
4x माइनस 3 गिवन है आपको और डी भी हमें गिवन है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3। ठीक है, चलिए तो अब इसके पास में दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शंस पुट कर दीजिए वन बाय वन ले करके और चेक करिए किससे दोनों रेशियोज बराबर आ रहे हैं। दूसरा तरीका सिंपल सा है, फिर तो आप उन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको आप सिंप्लीफाई कर देना, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट हम क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास हमें मालूम है एमसीक्यू में टाइम कम होता है, इसीलिए हम इसको ऑप्शन से करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हम पिक कर दें फर्स्ट को। तो जब मैं x की वैल्यू को 1 एज्यूम करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी हमारे लिए 4x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करा तो ये हो जाएगी 4 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 विच इज 1 अपॉन 2। ठीक है, इसी टाइप से राइट हैंड साइड में भी सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगी 8 माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 3, ये फिर से 1 अपॉन 2 बन गई। तो यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है इसकी वो सेम आ गई, तो यानी कि मेरे लिए x की वैल्यू 1 ही है। बस हम इतना ही करेंगे और याद रखना सीबीएसई ऐसा ही पेपर डिजाइन करेगी जिसके अंदर एक ही ऑप्शन करेक्ट हो। तो आप ये मान के चल लेना, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी नंबर लिया उसको टेस्ट करके देखा और वो सही आ गया तो उसको करेक्ट आंसर मान करके टिक मार करके आप आगे बढ़ जाए। ठीक है, ओके क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ अ हाइट एज इन द एडजॉइनिंग फिगर एट विच द टेनिस बॉल must be hit so that it will passes over the net and land 6 meter away from the base of the net। okay, सो जो फिगर है वो कुछ इस टाइप से आपको दे रखी है, बट इस फिगर को मैं थोड़ा सा सीधा कर देते हैं अपने लिए, हम इसको कुछ इस टाइप से एज्यूम करते हैं। ये इसको नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, और ये हमें 0.9 दे रखा है, ये हमें h दे रखा है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और ए बी भी हमें 6 मीटर दे रखा और ये हमें 12 दे रखा है। ठीक है, सो थ्योरम की मदद से वो क्या कहते हैं, कोरोस्पोंडिंग साइड्स यानी कि ए बी अपॉन इस ट्राइंगल की यानी पूरे की ए डी ई की वो हो गई ए डी इज इक्वल टू होगी इसके बी सी अपॉन डी ई के। ठीक है, सो ए बी की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, अगर ए डी की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो ए से लेकर बी 6 है और बी से लेकर के डी 12 है, तो ए डी क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो वो बन जाएगी 18 इज इक्वल टू ये हो जाएगी हमारे लिए 0.9 और ये हो जाएगी डी ई। ठीक है, अब इनकी करा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 6 डी ई इज इक्वल टू 18 इंटू 0.9। ठीक है, सो पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर 10 रिलीज करते हैं, यहाँ से 6 को रिमूव करते हैं तो वो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस साइड। ठीक है, चलिए सो अब बेसिक किसी कैलकुलेशन करते हैं, ये कट जाएगा इससे 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 27 अपॉन 10 यानी कि ये हो गया 2.7, तो डी आएगा हमारे लिए 2.7 यानी कि हमारे लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आ गए हैं टिग्नोमेट्री से। ठीक है, सो टिग्नोमेट्री से आ चुके हैं तो टिग्नोमेट्री में टिग्नोमेट्री वाला दिमाग लगा के चलना है, आपको टेबल जरूर याद होनी चाहिए। टेबल का मेरा मतलब है कि आपको साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, पाई पर कितनी होती है, पाई बाय 2 पर कितनी होती है, ये वाली जो टेबल है याद होनी चाहिए। अगर आप याद नहीं भी रख पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना याद रख लेना कि ये टेबल जनरेट कैसे होती है, और कहीं एक रफ पेपर पर जब आपको शुरू में ही पेपर मिलेगा तो एटलीस्ट एक ये टेबल को सबसे पहले बना लेना। ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए जैसे साइन 30 और उसकी वजह आप कैलकुलेशन एरर नहीं कर पाओ। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहा जाता है, साइन थीटा वो है कोसेक थीटा के बराबर है और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में ही है, तो ये बताओ थीटा की वैल्यू है क्या। चलो देखो, यहाँ बस 4 ऑप्शन है, पाई है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 4 है और 0 है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इन्होंने दे रखा है। ठीक है, चलो लेकिन एक चीज और याद होनी चाहिए,
प्रॉपर्टी में कि कोसेक जो होता है वो एक्चुअल में साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। सो यानी कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं इस कोसेक की जगह 1/sin भी पुट कर सकता हूँ, विच मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज, फिर मैं अभी इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये आता है कि साइन स्क्वायर थीटा की ऐसी क्या वैल्यू, मतलब थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए जिसका स्क्वायर करने के बाद भी आंसर आपका 1 आ जाए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपको जितनी भी यूनिट दी गई है वो 0 और पाई के बीच दी गई है, ठीक है, इतना याद रख लेना। हालांकि यहाँ स्क्वायर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम छोटे से छोटे एंगल से ट्राई करते हैं, जैसे कि हमने 0 से ट्राई करा, तो हमें पता है साइन 0 पर 0 होता है, तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ये गलत है। फिर हम गए पाई बाई 4 के पास में, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। पाई बाई 4 के पास गए, लेकिन पाई बाई 4 पर साइन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, साइन पाई बाई 4, इसका मतलब है ये 45 है। साइन 45 पर कितना होता है, 1/√2। अगर आप इसका स्क्वायर भी कर दोगे तो भी ये आपके 1 के बराबर नहीं बन सकता, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। अब गए पाई बाई 2 के पास, यानी कि साइन थीटा की ऐसी क्या वैल्यू होती है जिस पर ये 1 हो जाए। हाँ भाई बिल्कुल, साइन थीटा पाई बाई 2 विच मीन्स 90 डिग्री, साइन पाई बाई 2 मतलब 1 यानी 90, और 1 का स्क्वायर इज 1, विच मीन्स आपका जो ऑप्शन है वो पाई बाई 2 करेक्ट है। अब मुझे ए ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो अब सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आ चुके हैं, तो उन्हीं का हम यूज करते रहेंगे, ठीक है। So, क्या 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 कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी दे रखा है, यानी कि हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या, ए अपॉन बी। क्या चाहता है, कॉस थीटा की वैल्यू बताएं इनमें से कौन सी सही है। ओके, तो यानी कि ये जो सेक्शन है वो रेशो से रिलेटेड वाला, यानी कि साइन थीटा एक्चुअल में क्या होता है, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यानी कि एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है यहाँ पर कि साइन में भी हाइपोटेनियस होता है और यहाँ भी हाइपोटेनियस होता है, और दोनों में नीचे होता है। और यहाँ अगर कंपेयर करा जाए तो हाइपोटेनियस यहाँ बी है, तो ये चेक कर लेते हैं कि किस ऑप्शन में बी अवेलेबल है, उन ऑप्शंस में ही हम देखेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले ऑप्शन को देखा था, डिनोमिनेटर में बी नहीं मिला, इस ट्रिक से हमने ए को कैंसिल कर दिया, ठीक है। देन हमने बी की तरफ देखा, बी ऑप्शन, यहाँ भी हमें बी होना चाहिए था बट ये नहीं था, तो भी हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। हमारे पास सी में बी है, ठीक है, यानी कि ये सही हो सकता है। लेकिन हमने डी को चेक करा, वहां भी बी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा हमने कितनी जल्दी ट्रिक से कर लिया, ठीक है। हालांकि हम इसको कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, बट जहां ट्रिक लगाई जा सकती है वहां ट्रिक लगाओ, क्वेश्चंस को इजी करो, अपना टाइम बचाओ, आगे बढ़ो, सबसे बढ़िया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम दे रखा है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन दे रखा है, तो बताओ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा। ओके, भारी भारी भरकम सवाल है, यानी ये कैलकुलेशन एरर में आपको फंसा सकता है अगर कैलकुलेशन से करी जाए, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेशन से नहीं करेंगे, जैसे कि उन्होंने बोला है एम और एन की वैल्यू हमें मालूम है क्या क्या दे रखी है थीटा की फॉर्म में, बट जो हमारा आंसर है वो थीटा की फॉर्म में नहीं है, वो भी एम और एन में ही है। तो बेटर ये आप थीटा की वैल्यू को एज्यूम करो कुछ। फॉर एग्जांपल अगर मैं जीरो भी एज्यूम करता हूँ तो वहां दिक्कत क्या है, अगर मैं थीटा की वैल्यू को जीरो मान के चल लेते हैं कि हमारा 0 डिग्री है, होगा क्या उससे, टेन 0 0 होता है और साइन भी उस पर 0 ही होता है, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो भी 0 बनेगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 0 बनेगा, तो यानी उस केस में एम और एन की जो वैल्यू है वो दोनों सेम हो जाएगी, जो कि गलत है। एम और एन तो हम ये मान के चलेंगे ये दो डिफरेंट वैल्यूज है, तो यानी हम 0 तो नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसा कंसिडर करा जाए जो साइन में और टेन में कुछ कॉमन हो,
तो साइन और tan की टेबल में ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि साइन 60 पर √3/2 जनरेट करता है और उसी 60 डिग्री पर tan आपके लिए √3 जनरेट करता है। ठीक है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए। सबसे पहले हमने थीटा की वैल्यू 60 डाली, तो m इज इक्वल टू हो गया हमारे लिए tan 60 यानी कि √3 और प्लस √3/2। ठीक है, और n की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए √3 माइनस √3/2। ठीक है, जैसा कि √3 ये कॉमन है तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 और यहाँ हो जाएगा n इज इक्वल टू √3 कॉमन लेकर के ये हो जाएगा 1 - 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3√3/2 और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू √3/2। तो आपके पास में m और n की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमसे क्या चाहता है, m² - n² की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, तो m² - n² की वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं वो क्या आती है। तो m का मतलब है 3√3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर तो हमें मालूम है 9 होता है, √3 का 3 होता है, 2 का 4 होता है, √3 का 3 होता है और 2 का 4 होता है। तो ये हो जाएगा 27/4 माइनस 3/4। ठीक है, तो देखो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तभी आप ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 27 से जब 3 है तो हमें बचे 24/4, तो ये कट गया, ये आ गया 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। अब ये देखना है कि जो हमारी m और n की वैल्यू है वो किससे सेटिस्फाई होगी, ए ऑप्शन से होगी, बी से होगी या सी से होगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैंने ए ऑप्शन को ट्राई करा। ठीक है, सबसे पहले ट्राई करके देखते हैं ए ऑप्शन से। थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ठीक है, स्पेस जनरेट कर लिया। चलिए, तो सबसे पहले ए ऑप्शन से ट्राई करा। क्या कहता है, √m और n। ठीक है, अंडर रूट में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। m की वैल्यू थी 3√3/2 इंटू √3/2। सो √3 और √3 मिलकर के 3 बन जाएंगे, और एक 3 ऑलरेडी है तो ये हो गया 3, और नीचे 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हो जाएगा 3² और 4 का मतलब हो जाएगा 2² और उसके ऊपर से अंडर रूट, ये दे देगा हमें 3/2। तो ये हो गया हमारे लिए ऑप्शन गलत। क्यों, हमें चाहिए था 6 बट ये नहीं दे रहा। लेकिन जो सी ऑप्शन है, अगर उसमें अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि इस 3/4 में 4 से करवा दें तो ये कट जाएगा 2, यानी कि 3 2 जा 6। इसने हमें 6 दे दिया, यानी कि हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, तो हमने ए के बाद बी नहीं करा, हमने सी को ऑप्शन को चेक करा, क्योंकि सबसे पहले हमने अंडर रूट mn की वैल्यू निकाली, नहीं मिली हमें करेक्ट आंसर। हमने सिर्फ उसमें ए और सी ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या था, एक 4 से मल्टीप्लाई हो रही थी ऑप्शन सी में, इसलिए हमने डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड में और चेक करा क्या आंसर इससे भी आता है। नहीं आता तो मैं ये मान के चल लेता कि मेरा बी ऑप्शन सही है, डी गलत है। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन ए इज इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए। जी, क्वेश्चन बहुत आसान है। साइन ए अगर 1/2 है तो आप ये बता दीजिए मुझे कि साइन की वैल्यू 1/2 किस पर होती है। अगर आपको ये याद है तो आप ए निकाल लोगे। ठीक है, सो टेबल के अकॉर्डिंग साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, विच मीन्स जो ए है वो आपके लिए 30 डिग्री है। अब ये क्या चाहते हैं आपसे, कॉट चाहते हैं। तो कॉट ए का मतलब है ये आपसे कॉट 30 की वैल्यू जानना चाहते हैं। ठीक है, सो कॉट 30 का टेबल याद होनी चाहिए। सबसे बड़ी देखो, टेबल याद नहीं होगी आप ऑप्शन खेलते रह जाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली कॉट का क्या होता है कि
वो 10 की उल्टी सीरीज होती है रेसिप्रोकल वाली, ठीक है। तो आपको अगर 1060 याद है तो इज गुड, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप कॉर्ड भी याद रख सकते हो। जैसे कि अगर 10 को देखा जाए, 10 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, ठीक है। और कॉट क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि अब जब कॉट 60 निकालने की बात आएगी तो ये नंबर रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि अभी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि √3। यानी कि √3/1 कुछ नहीं होता, ये सिर्फ √3 होता है, यानी कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बट ये चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आपको ये पता चला एंगल ए कितना डिग्री का है, अब डायरेक्ट उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए कि जब कॉट पूछा है तो कॉट, कोसेक पूछा है तो कोसेक, सेक पूछा तो सेक, जो हो आप देख सको जल्दी से।